सिर्फ मार्कशीट में अच्छे नंबर लाने से कोई बच्चा अच्छा नहीं। मैं जानता हूँ कि अब बिना मोबाइल के जीवन अधूरा सा लगता है। लेकिन मेरा बेटा कोई अधिकारी बना है। ईश्वर ने कुछ ऐसा किया कि मेरे पिता अब क्योंकि मैं टीचर नहीं बनना चाहता तो मैंने होम्योपैथी का काम किया। ये चाहे दुश्मन जमाना हमारा नामत रहे दोस्ताना हमारा। बायोलॉजी ले लो डॉक्टर प्रयास कर लेना। वो मेढक काट ले। हाँ मुझे थोड़ा सा अंदर से अच्छा नहीं लगा। अभी आप बायोलॉजी से नीचे कर देता हूँ कि उन्होंने कम उम्र में इतने अच्छे शब्द। नमस्कार दोस्तों, आज का ये पॉडकास्ट किसी पद की कहानी नहीं, ये कहानी है संघर्ष, जमीन और जिंदगी की। एक किसान परिवार में जन्मे उस बच्चे की जिसने कभी तेंदू के पत्ते बेचे, कभी किराने की दुकान चलाई, तो कभी हल चलाया, तो कभी ट्रैक्टर, और आज वही उत्कृष्ट विद्यालय पौड़ी के उत्कृष्ट प्राचार्य बने हैं, जिस स्कूल में कभी वह बैठकर पढ़ा करते थे। ये पॉडकास्ट सिर्फ सक्सेस की बात नहीं करेगा, ये असफलताओं की सच्चाई बोलेगा, सरकारी सिस्टम की हकीकत बताएगा और बताएगा शिक्षा सिर्फ नौकरी नहीं, ये जीवन जीने का माध्यम भी हो सकती है। तो चलिए मिलते हैं आज के हमारे गेस्ट, एजुकेशनल इंस्पिरेशन वन एंड ओनली मिस्टर वरस सर। तो सर, आज आपको हमारे शो पर आकर कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो मैं आपको और आपकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने हमारे बीच में उपस्थित होकर मेरे साथ बैठकर बातचीत करने का समय निकाला, और मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है आपके साथ बैठ करके, आपके साथ बातें साझा करके। थैंक यू, धन्यवाद सर। भरत सर, आपका जन्म एक किसान परिवार में हुआ। क्या बचपन में कभी लगा था कि शिक्षा आपकी ज़िंदगी बदल सकती है? देखिए, मैं एक छोटे से गांव में पैदा हुआ था और मेरे पिताजी और चाचा जी विशुद्ध किसान थे। मेरे एक बड़े भाई साहब हैं जो टीचर थे। आपसे पहले वो भी टीचर जी, और मेरी पढ़ाई में उनका बहुत बड़ा योगदान। पिताजी ने मुझे हौसला दिया और उन्होंने मुझे मार्ग प्रशस्त किया, उनके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास किया। उन्होंने अपने साथ रखा। मेरी प्राइमरी जो एजुकेशन है वो मेरे गांव में ही हुई थी। कक्षा 1 से 5 तक मैं अपने गांव में। उसके बाद मिडिल स्कूल पौड़ी में कक्षा 6 में एडमिशन लिया 1983 में। 1983 में मैं पौड़ी पढ़ने तो गांव से आया था। अपने आप को थोड़ा वैसा फील करता था, लेकिन कुछ समय में एडजस्टमेंट हुआ और लगातार अपनी एजुकेशन को बढ़ाने का काम किया। हमेशा अपने पिताजी के सपनों को सामने रखता। 1983 में जब आपने 6ठी कक्षा पूरी की, तब घर और समाज का माहौल कैसा था? देखिए, आज का दौर तो बहुत आगे निकल आया है। उस समय ग्रामीण स्तर पर पहुंचने के लिए मार्ग नहीं होते थे और घरों में आने जाने के लिए साधन नहीं होते थे। मेरे घर में एक साइकिल होती, जिसको हम 5 भाई, हमें 4 भाई चाचा जी के बच्चे हैं, 9 भाइयों के बीच में एक साइकिल होती। उस जमाने का सबसे बड़ा फैक्टर साइकिल ही थी कहीं आने जाने के लिए। तो कुल मिला के ये था कि आवागमन के अभाव में एजुकेशन पर भी इसका असर पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें जो हमको शहरों से मिल जाती थी उनका अभाव रहता था। फिर भी हमने अपने टीचर्स के माध्यम से बेहतर शिक्षा को प्राप्त करने का प्रयास किया। किसान परिवार में पढ़ाई को कितना महत्व दिया जाता था उस समय? क्या कभी ऐसा हुआ कि खेत का काम और पढ़ाई आमने सामने खड़ी हो? जी नहीं, मैं ये मानता हूँ कि मेरे पिताजी और चाचा जी दोनों ने प्रयास किया कि हम अपने बच्चों को खेती से ना जोड़ते हुए एजुकेशन में ज़्यादा भरोसा करके पढ़ाई की तरफ उन्होंने अपने बच्चों को भेजने का प्रयास किया, और उसी का नतीजा है मेरे बड़े भाई साहब टीचर बने। और उनसे छोटे हैं वो, उन्होंने अपने गांव में रह करके राजनीति के माध्यम से सरपंची के रूप में अपना काम किया। फिर उनसे जो
मेरे एक भाई और हैं जो मुझसे बड़े हैं, वो टीचर हैं, मैं भी टीचर हूँ। इसके अलावा मेरे जो है परिवार में इंजीनियर्स, डॉक्टर, यानी कि विभिन्न पदों, एजुकेशन से जुड़ा हुआ परिवार है। भतीजे हैं, कुछ जो है स्टेनोग्राफर्स भी हैं, हाँ। कोई डॉक्टरी कर रहा है। तो इस तरह से मतलब खेती के अलावा दूसरी चीज़ों पर भी बहुत फोकस किया गया मेरे परिवार के, मेरे पिताजी द्वारा, चाचा जी। 1 से 5वीं तक सरकारी में पढ़े और आज उसी सरकारी स्कूल के आप संकुल प्राचार्य बने हैं, ये एहसास कैसा है? देखिए, कक्षा 1 से 5 तक मैं गांव में पढ़ा था। उसके बाद 6 से 8 जिस विद्यालय में आज प्राचार्य हूँ, उसके पास में एक मिडिल स्कूल हुआ करता था, मैं उसमें पढ़ा 6 से 8। और 9-10 की कक्षाएं मैंने यहीं इसी विद्यालय में बैठ करके पढ़ी थी, जिसमें आज मैं प्राचार्य के रूप में पढ़ाया। ये मेरे लिए सबसे बड़े सौभाग्य का विषय है और मैं ईश्वर का, मेरे माता पिता का, मेरे शुभचिंतकों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उनकी दुआओं से और ईश्वर की कृपा से मुझे ये अवसर प्रदान। जिस स्कूल में आप पढ़े, आज उसी स्कूल की शिक्षा प्रणाली में आपको सबसे बड़ा फर्क क्या दिखता है? देखिए, शिक्षा प्रणाली का तो टोटल डिफरेंट हो गया। आज से अगर हम 1985, 86, 87 की बात करें और आज की बात करें तो बहुत ज़्यादा अंतर आ चुका है। टीचर्स के पढ़ाने की टेक्निक चेंज हो गई है, स्टूडेंट्स के पढ़ने की टेक्निक चेंज हो गई, तो बदलाव है। और एक चीज़ और होती है कि परिवर्तन प्रकृति का नहीं, तो उसके साथ साथ हर चीज़ बदलती है निश्चित रूप से। उस टाइम उस विद्यालय में इतनी सुविधाएं नहीं थी और आज हम उनको, उन सुविधाओं के बीच में बच्चों को पढ़ाने का प्रयास करते हैं, बेहतर शिक्षा देने का प्रयास करते हैं। क्या आज के सरकारी स्कूल बच्चों को सोचना सिखा रहे हैं या सिर्फ नंबर लाने की मशीन बना? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, मैं आपको बता दूं, ये तो एक पेरेंट्स की सोच बन गई है कि मेरे बच्चे के नंबर ज़्यादा से ज़्यादा। बाद बाकी टीचर कोई भी हो, वो अपनी विषय वस्तु को पूरा पढ़ाना चाहता है जिससे बच्चा भविष्य में कुछ अच्छा कर सके। सिर्फ मार्कशीट में अच्छे नंबर लाने से कोई बच्चा अच्छा नहीं कर सकता, क्योंकि वो कुछ चिन्हित विषय वस्तु को पढ़ेगा और उसके बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं, लेकिन आगे चल के जब वो प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होगा तो फिर वो पूरे सिलेबस में से पूछा जाता है। उस समय उस बच्चे को प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं और इस कारण वो बेहतर प्रदर्शन नहीं कर सकता। इसलिए टीचर हमेशा ये चाहता है कि मैं अपने बच्चे को पूरा सिलेबस पढ़ाऊँ और उससे वो सीखे और आगे बढ़े। इसमें समाज का भी एक रोल है कि पेरेंट्सों को मतलब इधर उधर से आते हैं और ये बोलते हैं मेरे बच्चे के इतने नंबर आए, आपके बच्चे का क्या रिजल्ट रहा। ऐसे में पेरेंट्स को वो सिचुएशन संभालने में दिक्कत आती है। देखिए, हमारा क्षेत्र में आपको बता दूं, थोड़ा सा अभी एजुकेशन के मामले में बैकवर्ड रहा और इस कारण हमारे यहाँ जितने भी पेरेंट्स हैं वो थोड़े से कम पढ़े हैं या कुछ बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, उन सबको फेस करना पड़ रहा है हम सभी टीचर्स को। तो उनको थोड़ा सा समझाने में हमको प्रॉब्लम तो होती है, लेकिन धीरे धीरे देखिए वही बात कि परिवर्तन एक साथ नहीं आ सकता और सुधार का परिवर्तन धीरे धीरे आता है, विनाश का परिवर्तन 1 सेकंड में हो सकता है। सर, जो पहले के शिक्षक थे वो ज़्यादा कमिटेड थे या आज के शिक्षक ज़्यादा ट्रेंड है? टीचर तो हमेशा से, मैं आपको बता दूं, ट्रेंड रहता है और इसीलिए उसका एक दूसरा नाम भी दिया जाता है, मास्टर यानी मास्टर की वो हर ताले को खोलने की क्षमता रखती है। इसी तरह टीचर के अंदर टैलेंट है, वो हमेशा अपने क्षेत्र में बेहतर करने के लिए हमेशा प्रयासरत रहता है, अध्ययनरत रहता है और इसलिए बेहतर प्रदर्शन करता है। क्या आपके टाइम पर भी जब आप पढ़ा करते थे उस टाइम भी शिक्षकों का पढ़ाने का तरीका यही था जो आज के शिक्षकों का है? देखिए, उस समय इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं थी, इसलिए हमको किताबों, सिलेट बत्ती के माध्यम से ही ज़्यादा पढ़ाया जाता। लेकिन आज के दौर में तो सोशल साइट इतनी फास्ट है, इंटरनेट और इन चीज़ों से बच्चा मतलब बोर्ड के अलावा, किताब के अलावा भी अन्य माध्यमों से वो ज्ञान प्राप्त करने की उत्सुकता रहता है और करता भी है। क्या टेक्नोलॉजी ने शिक्षा को आसान बनाया है या बच्चों को आलसी? देखिए, यहाँ पर एक चीज़ होती है, मैं आपको बता दूँ, कोई भी व्यक्ति हो, दोनों चीज़ व्यक्ति के खुद के उस पर निर्भर करती है कि मुझे क्या करना है। मेरे सामने मोबाइल है, अब इसका मिसयूज करना है या सदुपयोग करना है, ये मेरे ऊपर डिपेंड है।
बच्चों जो टेक्नोलॉजी है वो नहीं चाहती कि कोई बच्चा आलसी बने, लेकिन वो बच्चा क्या ले रहा है मोबाइल के माध्यम से, अन्य माध्यमों से, ये उसी के ऊपर डिपेंड करेगा। और इसके लिए टीचर्स को भी ध्यान देना होता है, लेकिन इसके साथ साथ परिवार में माता पिता को भी ध्यान देना पड़ेगा कि हमारा बच्चा किस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है। आज के पेरेंट्स बच्चों को मोबाइल देकर अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं रहे। देखिए, आज की एक आवश्यकता हुई है मोबाइल। शायद मैं जानता हूँ कि अब बिना मोबाइल के जीवन अधूरा सा लगता है, तो इसलिए मोबाइल तो कंपलसरी है। अब पेरेंट्स, मैंने बोला अभी ये कि पेरेंट्स अगर बच्चे को बार बार थोड़ा सा जज करे कि मेरा बच्चा मोबाइल के माध्यम से क्या ले रहा है, किस रास्ते पर जा रहा है, अगर वो सही रास्ते पर चल रहा है तो निश्चित रूप से मोबाइल उसके लिए सदुपयोग हो गया। अन्यथा अगर उसने कहीं उसमें गलत चीज़ों में जाने लगा तब पालक को पछतावा होगा कि मैंने अपने बच्चे को मोबाइल दिया तो मेरा एक गलत निर्णय था। सर, साइंस कॉलेज से बीएससी करने के बाद बीएससी का सपना कैसा लगा? देखिए, यहाँ मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे पिताजी हमेशा अक्सर मुझसे कहते थे कि मेरा बेटा कोई अधिकारी बना। और मैं इस बात को हमेशा अपने मन में रखता था कि मैं अपने पिताजी की इच्छा को कैसे पूरा कर सकता हूँ, उसके लिए मुझे क्या करना है। तो मैंने 1989 में 12th पास किया। उसके बाद मैं शिवपुरी पढ़ता था। 11th-12th मैंने एक्सीलेंस शिवपुरी से ही किया था। तो 89 में जब मेरा 12th हुआ तो मैंने साइंस कॉलेज में एडमिशन लिया बीएससी। और इत्तेफाक से ईश्वर ने कुछ ऐसा वो किया कि मेरी बीएससी के फाइनल ईयर में ही मेरे पिताजी शांत। अब जो उनका सपना होता था वो हमेशा मेरे पास रहता, तो मैं उसको हमेशा ध्यान रखता था। तो मैंने ये हमेशा सोचा कि मैं क्या करूं जिससे अपने पिताजी के सपने को पूरा कर पाऊं। तो मैंने एक उद्देश्य बनाया कि मैं जो है ग्रेजुएशन के बाद बीएससी की तैयारी करूंगा और उसके माध्यम से मुझे अपने पिताजी को जो सपना देगा उन्होंने उसे पूरा करने का अवसर मिलेगा। कभी आपको ये लगा कि पिताजी का सपना था कि पीसीएस ऑफिसर बने, क्या उस समय आपने कभी दबाव महसूस किया? नहीं, मैं दबाव में कभी कोई काम नहीं करता। मैं हर काम को बिल्कुल इतने हर्ष के साथ स्वीकार करता हूँ और उसे पूरा करने का सतत प्रयास करता हूँ। दबाव में आज तक मैं नहीं। 2001 में जब आपने संविदा शाला शिक्षक वर्ग 2 में ज्वाइन किया था, तब आपकी उम्र थी 30 साल। उस समय मन में क्या चल रहा था? देखिए, मैं आपको बता दूं, अगर मुझे टीचर बनना होता तो मैं 1995 में, मेरे बड़े भाई साहब हैं, उन्होंने मुझे सलाह दी थी और यहाँ शिक्षा कर्मी के नाम से वैकेंसी आई थी और उन्होंने कहा था कि इसमें फॉर्म डाल दे, क्योंकि मैं टीचर नहीं बनना चाह रहा। तो मैंने उसमें अप्लाई नहीं किया और मैं पीएससी की तैयारी के लिए ग्वालियर चला गया और मैंने पीएससी की तैयारी की। क्योंकि हमारे पास क्या है, हम मध्यम वर्गीय परिवार के लोग होते हैं, तो एक लंबा समय हमारे सपोर्ट में नहीं मिल पाता परिवार का, तो उस वजह से 3-4 साल मैं वहाँ रह के तैयारी की। उसके बाद मैं जो है घर वापस आ गया और जब वापस आया तो मैंने गांव में जाके तेंदुपत्ते का काम किया। मैंने ये उद्देश्य बनाया कि अब मैं चूंकि पीसीएस में सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो मैं अब कुछ और बेहतर करूं। इसके लिए मैंने तेंदुपत्ते के माध्यम से थोड़े से पैसे कलेक्ट करके यहाँ एक किराने की दुकान निकालने के लिए सोचा। लेकिन मैं जब वहां से वापस आया ग्वालियर से तो एक एंट्रेंस दे के आया था बीएड का। जब मैं तेंदुपत्ते का काम कर रहा था तो उसी दौरान मेरे बीएड के एंट्रेंस का रिजल्ट आ गया और मुझे बीएड कॉलेज ग्वालियर में बीएड के लिए एडमिशन मिली। तो मैं पुनः ग्वालियर बीएड कॉलेज में एडमिशन लेके बीएड किया और उसके बाद बीएड से जब वापस आया तो मैंने जो है शिवपुरी में गुरु नानक स्कूल को ज्वाइन किया, क्योंकि बीएड कर लिया तो मेरा फिर से इंटरेस्ट शिक्षा के क्षेत्र में ही आ गया। एज ए प्राइवेट टीचर मैंने गुरु नानक स्कूल को ज्वाइन किया था और मैंने उसमें 2 साल पढ़ाया। 2 साल आपने? जी। उसके बाद 2001 में संविदा शिक्षकों की भर्ती हुई थी। जो 2001 में संविदा शिक्षकों की भर्ती हुई थी तो चूंकि मैं बीएड कर चुका था इसलिए मुझे पुनः अवसर मिल गया और मैं 2001 में संविदा शिक्षक वर्ग 2 पर मेरा चयन हो गया और पहली पोस्टिंग मेरी यहाँ पास में एक
हमारे पौरी विकास खंड का गाँव भद्रौनी, वहाँ मुझे प्रथम नियुक्ति मिली थी। अगर आज पीछे मुड़कर देखें तो पीसीएस बनने का कोई मलाल है? नहीं, देखिए मलाल तो मुझे रहता नहीं है। क्यों नहीं रहता कि मैं पीसीएस में सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो मैंने सोचा जिस क्षेत्र में मुझे काम मिला है मैं उसमें बेहतर काम करूं। तो 2001 के बाद भी मैं लगातार शिक्षा के क्षेत्र में काम करके अपने उद्देश्य को, चूंकि मैं पीसीएस में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन मैंने उद्देश्य बनाया कि मैं नहीं कर पाया, मैं अपने छात्रों को ऐसे अवसर प्रदान करूंगा कि वो पीसीएस के माध्यम से, यूपीएससी के माध्यम से, अन्य माध्यम से इस देश की सेवा। तो मैं लगातार जो है प्रयासरत रहा इसके लिए। और क्योंकि 95 में मेरी शादी हुई थी, मेरे साथ मेरी पत्नी लगातार मेरा साथ देती रही। जब 2001 में संविदा शिक्षक वर्ग 2 में मैंने ज्वाइन किया, तब से लेके जो है शिक्षा के क्षेत्र में जो काम करने का, उसके मन में भी एक अलग से वो रहता था। तो वो मेरे साथ हमेशा शिक्षा की बातें जुड़ी रहती थी, उनको लेकर के हम दोनों आपस में चर्चा करते रहते। फिर जो है 2001 से लेकर 2011 तक जो है शासकीय माध्यमिक विद्यालय भद्रौनी में मैंने टीचरशिप का काम, और इसके साथ साथ जो है मैं अपने बच्चों को टीचिंग के रूप में मार्गदर्शन देता रहता था, और वो बच्चे जो है आज कई अच्छे पदों पर कार्यरत हैं। मुझे इस बात की बड़ी खुशी होती है कि अगर मैं नहीं कर पाया तो मेरे छात्रों ने उसको कर दिया। सर, आपने बताया कि आपने तेंदुआ पत्ते बेचे, किराने की दुकान चलाई, ये एक सीख का काम किया इसने या एक मजबूरी? नहीं, देखिए मजबूरी कुछ नहीं, मुझे काम चाहिए। मेरे अंदर एक चीज होती है बड़ी कि मैं फ्री नहीं रह सकता। तो चूंकि मैं वहां से ग्वालियर से तैयारी करके लौटा था, तो अब कोई काम नहीं था, तो मैंने काम तो चाहिए, तो मैंने तेंदुआ का काम कर लिया। उसके साथ साथ उस समय क्या हुआ था, एक जो है गरीबी रेखा उन्मूलन कार्यक्रम चल रहा था, उसमें लोगों को फोटो की आवश्यकता होती, तो गांव गांव में फोटो, हर व्यक्ति अपना काम छोड़ करके बाजार में फोटो खिंचाने आएगा। तो इसकी जो लोगों की समस्या थी, मेरे मन में एक विचार आया, तो मैंने एक कैमरा खरीद लिया, और उस कैमरे के माध्यम से मैंने कम से कम 10-15 गाँव में फोटोग्राफी की थी। और आज जितने फोटो सोशल साइट पे आप देखते हो, तो मैं पहले फोटोग्राफर भी रह चुका हूँ एक तरीके से, इसलिए ये टैलेंट शुरू से ही है सर में, और वो भी एक मेरा शौक रहा। इसके अलावा चूंकि मेरे पिताजी किसान थे, घर में खेती होती थी, तो समय समय पर वैसे ही शौक के रूप में मैं खेतों में चला जाता। मैंने हल भी चलाया, मैंने ट्रैक्टर भी चलाया, तो ये रुचि के अनुसार मुझे अच्छा लगता था वहाँ काम। पढ़े लिख कर भी यही काम कर रहे हो, परिवार एवं समाज की प्रतिक्रिया कैसी रही थी इस बारे में, और आपको कैसा लगा? देखिए, मेरे परिवार ने मेरा हमेशा सपोर्ट किया। उन्होंने मतलब मुझे इतने अच्छे अवसर प्रदान किए हैं कि आप पढ़ लिख करके कुछ बेहतर करें। तो परिवार वालों ने तो ऐसा कभी मेरे से कहा नहीं कि तुमने पढ़ करके कुछ नहीं करना। और रही बात समाज की, तो समाज में तो नकारात्मक विचारधारा की और सकारात्मक विचारधारा के दोनों के लोग रहते हैं, लेकिन मैं नकारात्मक लोगों से बहुत दूर रहता हूँ, हमेशा सकारात्मक। 1995 में शादी के बाद पत्नी का सपोर्ट कितना बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा आपके लिए? देखिए, मेरे जीवन में मेरी जो वाइफ है ना, उसका बहुत बड़ा रोल है। उसने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है, हर क्षेत्र में सपोर्ट किया है, और वो जिस तरह मैं पॉजिटिव रहता हूँ, वो भी हमेशा पॉजिटिव रहती है, और कभी किसी काम को करने के लिए मना तो करती। उसने भी सोचा, शादी के बाद कई समस्याएं उसने भी फेस की हैं। हमारी सबसे बड़ी समस्या आज भी है वो, जैसे खुद का कोई बच्चा नहीं, इसको लेकर के कभी कभी मैं भी जो अपलेस होता हूँ, और मेरे परिवार वाले भी होते हैं, मेरे परिचित वाले भी होते हैं। तो एक इस तरह का सुझाव, क्योंकि समाज में आदमी यही चाहता है यार, बोला तो होनी चाहिए। कई बार मेरे परिवार से भी, मेरे रिश्तेदारों से भी ऐसे अवसर आए कि तुम दूसरी शादी कर लीजिए। कई बार मेरी पत्नी ने भी कह दी, अगर कोई दिक्कत नहीं है तुमको दूसरी शादी कर। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि ईश्वर जो देगा वही स्वीकार होगा, ईश्वर की मर्जी के बिना कुछ नहीं। मैं इस फैसले में बिल्कुल सहमत नहीं हुआ, जो है वो है, और उसी के साथ रहना है, आखिरी तक रहना। तो फिर उसने
सोचा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, अगर ऐसा आप लगता है। हम्म, तो हमने एक दो बच्चे नहीं, हम्म, उसके मन में जो विचार आया कि हम अब कई बच्चों को अपना बच्चा माने। हम्म, तो फिर उन्होंने जो है एक अपने मन में विचार पैदा किया कि हमें और बेहतर प्रयास करना चाहिए बच्चों के लिए। हम्म, तो मैंने एक सुझाव दिया कि एक हम ऐसे करते हैं, अपना एक, अगर तुम चला सको तो एक स्कूल निकालते हैं जिसको हम स्टेबल करके, और शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि किसी भी व्यक्ति की जिंदगी को बदलने के लिए अगर कोई बेहतर माध्यम है तो वो शिक्षा है। तो फिर हमने 2014 में एक स्वामी विवेकानंद स्कूल के रूप में स्कूल खोला, और जिसको आज वो लगातार बेहतर परीक्षा परिणाम की बात करें या संस्कारों की बात करें, उसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया। और इस स्कूल में हमारे साथ हमारे एक अच्छे मित्र हैं, वो बराबर के हिस्सेदार हैं, मिस्टर भानु प्रताप सिंह धाकड़। तो दोनों के सहयोग से वो इस स्कूल को चला रहे हैं। तो जो बच्चे वाली बात थी, तो अब लगता नहीं है कि हम बच्चों की कमी महसूस करते। हमारे साथ डेली हजारों बच्चे जुड़े हुए। अब कभी वो मलाल नहीं, बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि मैं तो मेरे विद्यालय में मेरे छात्र जो मुझसे पढ़ चुके हैं, सरकारी प्राइवेट जो भी है, वो सब मेरे बच्चे हैं। वो जहाँ मिलते हैं मेरे लिए बड़ा विशेष सम्मान देते हैं, तो वही मेरे बच्चे। क्या कभी ऐसा लगा कि अगर वाइफ सपोर्ट नहीं करती तो ये सफर रुक जाता? ऐसा कभी हुआ ही नहीं है कि सपोर्ट नहीं करती, इसलिए सफर तो रुकना भी नहीं, नॉन स्टॉप चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। आज भी जब आप थक जाते हो तो सबसे पहले किससे बात करते हो? देखो, मैं सबसे पहले तो अपने आप से ही बात करता हूँ कि थकना मना है। थकना मना मेरे लिए काम मेरे को कभी थकाता नहीं। अगर मेरे पास काम नहीं है तो मैं थक जाऊँ, तो इसलिए थकने की तो कोई बात ही नहीं है। रही बात कि इससे बात करता हूँ, तो मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले अपनी पत्नी है, बढ़िया जो है बातचीत होती है थोड़ी बहुत, तो माइंड फ्रेश हो जाता है। इसके बाद मेरी मित्र मंडली है, मेरे जीवन में मित्रों का बड़ा योगदान। और अगर मैं बात करूं कि सबसे ज्यादा महत्व मेरे जीवन में कौन है, तो फिर मित्र हमेशा सपोर्ट करते हैं। वो आपके अच्छे समय में भी साथ रहेंगे, बुरे समय में भी और अच्छे साथ रहेंगे। और मित्रता की पहचान ये है कि देखो, खुशी में तो सब कोई साथ रहता है, लेकिन आपके साथ जो दुख में खड़ा है वो आपका सच्चा मित्र। तो मेरे मित्र बहुत अच्छे हैं, जो मेरे लिए हमेशा सपोर्ट करते हैं और मेरे को आगे कार्य करने की ऊर्जा प्रदान करते हैं। और आज के टाइम पर मित्र मिलना मुश्किल नहीं है, एक सच्चा मित्र मिलना मुश्किल है। मैंने अभी कुछ दिन पहले एक फेसबुक पर स्टेटस शेयर किया था, अगर आपने पढ़ा हो तो, कि एक साल में 50 मित्र बनाना आसान, लेकिन एक दोस्त के साथ 50 साल तक दोस्ती निभाना ये बहुत बड़ा कठिन काम है। तो मेरे मित्र ऐसे ही हैं जो 50 साल से मेरे दोस्त हैं, आज भी शुरुआत से लेके आज तक उसी तरह का व्यवहार, उसी तरह का प्रेम हमारे बीच में रहता है। अक्सर आपको पैराडाइज स्कूल के हर फंक्शन में, छोटे से छोटे बड़े से बड़े हर फंक्शन में देखा जाता है। तो पैराडाइज स्कूल में आपको इतना कैसे प्रभावित किया? लेकिन मैं आपको बता दूं, पैराडाइज स्कूल के जो संचालक हैं वो मेरे छोटे भाई भी हैं, मेरे मित्र भी हैं। तो मैं इनसे कैसे प्रभावित हुआ इसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। कि एक बार मैं जब बैराड़ गया था, तब इनसे मेरी मुलाकात हुई, और मैं जब इनके विद्यालय में गया तो मुझे उस विद्यालय को देख करके वहाँ की व्यवस्था, उनके बच्चों के अनुशासन, उनका संस्कार और इस सर की जो बोलने की कला है, बड़ी मधुर भाषा में सब अपनी बातचीत को रखते हैं, ये इसने मुझे प्रभावित किया। और ईश्वर की कृपा से मेरे और उनके विचार लगभग सेम से रहते हैं, और इसलिए जब विचार एक से होते हैं तो फिर वो अनवरत चलता है। तो इसलिए छोटा कार्यक्रम हो या बड़ा, मेरे लिए वो मेरा कार्यक्रम होता है, इसलिए वहाँ मैं पहुँचता हूँ और मैं अपने कार्यक्रम की तरह मानते हुए वहाँ निश्चित रूप से पहुँचना होता है। 1991 में आपने मैथ की कोचिंग चलाई। उस समय 100+ बच्चों को भरोसा कैसे जीता? मुझे पढ़ाने का शुरू से शौक रहा, पढ़ने का भी रहा और पढ़ाने का भी रहा। तो जब मैंने 89 में 12th पास किया और उसके बाद BSc फर्स्ट ईयर हुआ मेरा, तो सेकेंड ईयर से मेरे मन में आया कि मैं अब बच्चों को पढ़ा सकता हूँ।
और इसके पीछे पढ़ाने का जो मन में भाव आया, उसमें मेरे एक रिश्तेदार हैं, मेरे बड़े भाई हैं, मिस्टर शिवराज वर्मा जी, जो आजकल IAS हैं। उनसे सीखा कि वो जो है खुद पढ़ रहे थे और उस समय कोचिंग भी पढ़ा रहे थे। उन्होंने अपनी पढ़ाई का खर्चा खुद ने निकाला और उससे क्या हुआ, मुझे प्रेरणा मिली और मैंने भी वही प्रक्रिया अपनाई। मैंने BSc सेकेंड ईयर में ही 10th क्लास शुरू किया, 11th 12th इस तरह से वो क्लास आगे बढ़ाता रहा और मैं BSc फाइनल ईयर में था तो मैं फर्स्ट ईयर BSc के बच्चों को कोचिंग भी पढ़ा। आप फाइनल में थे और BSc फर्स्ट ईयर के बच्चों को पढ़ा। तो ये मुझे वहाँ से सूरज भाई से प्रेरणा मिली। दूसरा कारण ये था कि चूंकि हम गांव के परिवार में, कोई अमीर परिवार इतना नहीं था कि बिल्कुल हमें आर्थिक असर पड़ेगा ही नहीं, लगातार कब तक जो हम अपने घर वालों से पैसे लेते रहेंगे। तो एक मन में विचार आया कुछ ऐसा करना चाहिए कि अपन अपनी पढ़ाई का खर्चा भी स्वयं निकाल पाए और हमारी नॉलेज भी बढ़ती। तो इसके लिए ये मेरे लिए कोचिंग से अच्छा कोई तरीका लगा नहीं, तो मैंने कोचिंग पढ़ाना शुरू कर दिया था। और क्योंकि मेरी पढ़ाने की बच्चों में थोड़ी सी शैली अच्छी लगी, तो बच्चे एक दूसरे आपस में बात करते हैं, उन्होंने अपना भरोसा जताया। आज एक लगातार विश्वास बढ़ता रहा और चलता रहा कोचिंग का कार्यक्रम। क्या आज की कोचिंग कल्चर बच्चों को मजबूत बना रही है या कमजोर? देखिए, मैं आपको बता दूं, मैंने शुरू में भी बोला था कि पेरेंट्स क्या चाह रहा। हमारे यहाँ मैक्सिमम पेरेंट्स की एक मानसिकता बन गई है कि मेरे बच्चे के मार्कशीट में अच्छे नंबर, और कोचिंग वाला चाहता है कि मेरे यहाँ ज्यादा से ज्यादा बच्चे आने चाहिए। अब बच्चे ज्यादा कब आएंगे, पालक कब भेजेगा, जब उसके मार्कशीट में नंबर अच्छे आएंगे। इसलिए वो प्रयास ये करते हैं कि हम सिलेक्टेड क्वेश्चन को पढ़ा करके बच्चे के अच्छे नंबर लाने के लिए इसको तैयार कर दें, तो हमारी कोचिंग अच्छी चलती रहेगी। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि ऐसा नहीं है, पालक को भी समझना होगा और उन कोचिंग्स के टीचर्स को भी समझना कि हमें बच्चे को केवल मार्क्स पर ध्यान नहीं देना है, हमें बच्चे की पूरी पढ़ाई करवानी है जिससे वो जीवन में अच्छा कर सके। शिक्षक में सब्जेक्ट ज्यादा जरूरी होता है या इंटेंशन? देखिए, शिक्षक है तो विषय भी जरूरी है, लेकिन इंटेंशन भी। शिक्षक के पास हर चीज का होना जरूरी है, तभी तो वो बच्चे की हर समस्या का समाधान निकालेगा और उसको समाधान दे करके उसे आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत रहेगा। अगर उसके पास अगर विषय वस्तु नहीं है तो अभी वो अपना काम अच्छे से नहीं कर सकता, और इंटेंशन नहीं है तो अभी वो नहीं समझ पाएगा कि बच्चे के लिए मुझे करना क्या है। आपने अलग अलग स्तरों पर प्रशासनिक और सामाजिक दबाव देखे, सबसे खतरनाक दबाव कौन सा होता है? मैंने आपको बताया था कि मैं दबाव में कोई काम करता नहीं है। मैं प्रशासनिक रूप से, मतलब मैंने एज ए सरकारी कर्मचारी के रूप में संविदा शिक्षक वर्ग 2 में मैंने नौकरी ज्वाइन की और 10 साल तक मैं 2011 तक जो है एक स्कूल में टीचर के रूप में काम करता रहा। उसके बाद मुझे जन शिक्षक के रूप में काम करने का अवसर मिला। तो यहाँ थोड़ा सा हमें अपने स्कूलों की मॉनिटरिंग भी करनी होती है। तो यहाँ मतलब पहले एक ही स्कूल में काम कर रहा था, अब 38 स्कूलों के साथ काम कर रहा हूँ और उनकी जानकारी लेना, उनसे जो सरकार की योजना उनका क्रियान्वयन कराना, ये। लेकिन होता है, 1-2 व्यक्ति ऐसे होते हैं जो थोड़े से काम नहीं करना चाहते, उनके साथ प्रयास हमको करना होता है। तो इसलिए प्रशासनिक चीजों पर मुझे BSc के रूप में भी, आज संकुल प्राचार्य के रूप में भी काम कर रहा हूँ। मुझे काम से प्रेम है, तो फिर काम का कोई दबाव, इसलिए प्रशासनिक रूप से मुझे आज तक किसी तरह का कोई दबाव झेलना भी नहीं पड़ा। समाज एक बहुत बड़ा सागर है, इसमें अलग आदमी अलग अलग महत्वाकांक्षाएं रखता है और अलग अलग उम्मीदें रखता है। वो आपसे विभिन्न तरह की उम्मीदें रखता है। अगर आपने 100 उसकी आशाओं की पूर्ति कर दी, अगर एक आशा अगर आपने उसकी तोड़ दी तो तत्काल नकारात्मक होता है कि ये व्यक्ति मेरे काम के नहीं। इसलिए समाज में थोड़ा सा काम करना कठिन होता है, थोड़ा समाज के तरीके से भी चलना पड़ता है। लेकिन कोई नहीं, अगर हमने 100 काम अच्छे किए, उनको ईश्वर ने देखा था। अगर ये काम गलत है, ये गलत नहीं, देखिए वो गलत करवाना चाह रहा होगा, उस काम को नहीं किया होगा। हम तो काम करने के लिए है ना, अच्छे काम के लिए बात करते हैं, लेकिन कभी कभी स्वार्थ के लिए आदमी अपना कोई जो काम सही नहीं है उसे भी करवाना चाहता है।
तो फिर उसका काम होगा नहीं, और जब वो होगा नहीं तो वो आपसे असंतुष्ट हो जाए। ये प्रॉब्लम आती है समाज के साथ। लेकिन कोई नहीं, थोड़ी बहुत संख्या में ऐसे लोग होते हैं, बाद बाकी सब ईश्वर की कृपा से मुझे समाज के साथ भी कई अच्छे काम करने का अवसर मिला है, और मैं लगातार प्रयास करता हूँ। मैं केवल अपनी समाज की नहीं, मैं मानव समाज के लिए काम करता हूँ। हमारी जो मानव समाज है उसमें हम रह कर के कुछ ऐसा बेहतर करें जिससे कि हर व्यक्ति का जीवन अच्छा हो, वो सुखी रहे। और मेरा मानना है कि अगर आपने कोई गलत काम नहीं किया और किसी व्यक्ति की मदद करते रहोगे तो आपके लिए वो व्यक्ति दुआएं देते रहते हैं, और वो दुआएं आपके लिए खुशियां बनकर आती हैं। कि मोबाइल एक क्रांति है या एक वरदान या एक अभिशाप है? नहीं, हमने तो वंडर ऑफ साइंस का निबंध पढ़ा था, उसी समय से ये पढ़ा है कि विज्ञान के चमत्कार में हर चीज के दो पहलू, उससे विकास भी होता है तो विनाश भी होता है। अगर विज्ञान ने आविष्कार किया एक बल्ब का तो प्रकाश हो गया, विज्ञान ने आविष्कार कर दिया एटम बम का तो खत्म भी हो जाता है। तो ये दोनों विज्ञान के ही पहलू हैं। अब हमें उपयोग करना है कि हम किसका उपयोग कर रहे हैं, ठीक है ना। आजकल सबसे ज्यादा जो क्रांति आई वो संचार क्रांति है, और हर घर में हर व्यक्ति पर मोबाइल हो गया। तो जब मोबाइल हमारे पास है, विज्ञान की देन है, मेरे हाथ में मोबाइल है, ये विज्ञान की देन है। अब मैं इसमें क्या देख रहा हूँ, क्या पढ़ रहा हूँ, क्या सुन रहा हूँ, ये मेरे व्यक्तिगत उस पर निर्भर करता है। तो हमें लोगों को जागरूक करना होगा कि जो विज्ञान से हमें चीजें मिल रही हैं उनका हम मानव कल्याण के लिए उपयोग करें। तो इसी तरह बच्चों के हाथ में मोबाइल है, अब वो उसमें पढ़ाई के लिए उपयोग करेगा या एंटरटेनमेंट के लिए उपयोग कर रहा है। जिसमें ज़्यादा उपयोग करेगा, अगर पढ़ाई के लिए ज़्यादा करेगा तो जीवन में बेहतर करेगा, एंटरटेनमेंट के लिए करेगा तो निश्चित रूप से पढ़ाई का नुकसान होगा और उसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ेगा। लॉकडाउन ने बच्चों और शिक्षकों को क्या सिखाया? अगर मैं आपको बात करूं मोबाइल की, तो ये मोबाइल पर जो स्टडी का जो ऑनलाइन कोचिंग, ऑनलाइन स्कूल, ये सारी चीज़ें उस समय जब पूरा सिस्टम बंद हो गया लॉकडाउन के समय में, घर से लोग निकल नहीं पा रहे थे, तो सरकार ने ये प्लान किया कि अब इस तरह से अगर सब कुछ बंद हो जाएगा तो देश तो बहुत पीछे पहुंच जाएगा। तो उन्होंने अपने सिस्टम को जारी रखने के लिए जो लोग ऑफिस में काम करते थे उनको जो है कंप्यूटर लैपटॉप के माध्यम से वर्क फ्रॉम होम काम करने का अवसर दिया। हम फिजिकली रूप से मीटिंग अटेंड करने बैठक में जाते थे सभी अधिकारियों के साथ, उसके लिए गूगल मीट तैयार हो गए, ठीक है। इसी तरह बच्चों के लिए क्लासेज बंद हुए, स्कूल जा नहीं रहा बच्चा तो घर पे क्या करेगा, तो फिर उसमें भी उनके लिए स्कूल के माध्यम से ऑनलाइन क्लासेज, कोचिंग वालों ने भी अपनी ऑनलाइन क्लासेज दी। तो ये मोबाइल उस समय से बच्चों के हाथ में ज़्यादा पहुंच गया। उस समय की आवश्यकता थी, जब स्कूल में नहीं है फिजिकली रूप से तो बच्चा घर पर कैसे पढ़ेगा, तो उसके पूर्ति के लिए मोबाइल के माध्यम से ऑनलाइन कोचिंग, ऑनलाइन क्लास सरकार ने प्रोवाइड कराए थे। लेकिन थोड़ा सा मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा सभी लोगों से, बच्चों से, कि उस समय की आवश्यकता थी कि उसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था। लेकिन आज जो लॉकडाउन की स्थिति थी वो नहीं है। आज पूरे विद्यालय खुल रहे हैं, आप फिजिकली रूप से बच्चे स्कूल में आते हैं और वहाँ स्कूल में टीचर्स हैं। तो मेरा मानना है कि हम मोबाइल की तुलना में अगर बच्चा फेस टू फेस टीचर से बात करेगा तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा, वहाँ ज़्यादा समझ में आएगी, उसके मन में तुरंत विचार आ रहा है, वो तत्काल पूछ सकता है और तत्काल टीचर जवाब दे सकता है। तो थोड़ा सा जब आपके पास विकल्प नहीं है तभी इसका चयन करें मोबाइल, और जब विकल्प है दूसरा स्कूल का, कोचिंग का, तो आप उससे ज्वाइन ज़्यादा करें और उसी पर फोकस ज़्यादा। ऑनलाइन क्लास और ऑफलाइन क्लास, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, अब तो देश में ऑनलाइन का वो क्रेज बढ़ता जा रहा है, क्योंकि स्कूलिंग तक तो बच्चे ठीक है, क्लास अटेंड कर लेते हैं 1 to 12 तक, लेकिन उसके बाद बच्चा जब जैसे ही ग्रेजुएशन में जाता है उसके माइंड में एक
कोई नीट की तैयारी करता है, कोई जेई मेंस की तैयारी करता है, या कोई IAS IPS बनना चाहता है, तो UPSC PSC की तैयारी करना चाहता है। और पालक की समस्या ये है कि अब मैं आजकल क्या हो गया कि एक एक बच्चा ज़्यादातर सबके यहाँ, तो वो अपने बच्चे को छोड़ना भी नहीं चाहते, अपने काम को छोड़कर उसके साथ रह नहीं सकते। ऐसी स्थिति में ये मोबाइल उनके लिए एक सहारा बन गया कि हम आपको ऑनलाइन कोचिंग अटेंड कराते हैं, आप घर पर भी तैयारी कर सकते हैं। तो ये ठीक भी है एक तरह से, क्योंकि पेरेंट्स की जो समस्या है कि बच्चे को अकेला नहीं छोड़ना चाहता, या उसके साथ जाने के लिए कोई परिवार का दूसरा सदस्य नहीं है, तो उस स्थिति में क्या करेगा? फिर वो क्या होगा कि बच्चे को घर पे बैठा लेगा, और घर पे बैठा लेगा तो बच्चा कुछ करेगा नहीं। इसलिए उन्होंने ऑनलाइन उसको कोचिंग दिला दी, उससे तैयारी करता है और बच्चों का सिलेक्शन भी हो रहा है, ऐसी बात नहीं। लेकिन मैं कह रहा हूँ ना, बच्चा क्या कर रहा है, मेन चीज होती है मोबाइल में आपका बच्चा क्या कर रहा है। हमने ऑनलाइन कोचिंग दिला दी, अगर वो कोचिंग को कर रहा है तो मैं कहता हूँ बहुत अच्छी बात। लेकिन पेरेंट्स अलग जगह पर हैं, वो अपने धंधे में लगे हैं, या दूसरे रूम में सो रहे हैं, उसका स्टडी रूम दूसरा है, बच्चा देगा जो कोचिंग से हटके दूसरी चीजों में ही लगा हुआ है, तो फिर ये घातक है। तो मेन चीज होती है खुद को निर्णय लेना है, आप उसका यूज कर रहे हो या मिसयूज कर रहे हो। तो यूज करें बेहतर चीज है, तो मिसयूज करते हैं तो निश्चित रूप से हटा लेना चाहिए, बच्चों को नहीं देना चाहिए। जो शिक्षा विभाग में ये पद होते हैं, जरा उनके बारे में बताइए। हाँ, अच्छा क्वेश्चन है ये आपका, क्योंकि मैं शिक्षा विभाग में विभिन्न पदों पर रह करके आया हूँ, मुझे भी अच्छा लगता है। और हर व्यक्ति के अंदर एक जिज्ञासा होती है, CSE क्या होता है, BSc क्या होता है, संकुल प्राचार्य क्या होता है, DOD से क्या होता है। तो मैं आपको बताता हूँ, एजुकेशन डिपार्टमेंट में तो स्कूल में होते हैं तो टीचर्स होते हैं, टीचर्स में भी अलग अलग स्टेज के टीचर हैं, प्राइमरी स्कूल के लिए, मिडिल स्कूल के लिए, हाई स्कूल, ये इसके बाद कॉलेज का स्तर होता है, वहाँ प्रोफेसर है। इसमें प्राइमरी टीचर यानी प्राथमिक शिक्षक कहलाता है, मिडिल स्कूल में माध्यमिक शिक्षक, हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी में जो होते हैं उच्च माध्यमिक शिक्षक हैं। तो इस तरह से ये कैटेगरी तो ये है, और भी कैटेगरी है, मतलब ये स्कूल के टीचर हो। अब इन पर मॉनिटरिंग के लिए या इनकी समस्याओं के निराकरण के लिए हमारे यहाँ राज्य शिक्षा केंद्र का भी एक हिस्सा है, वो स्कूल शिक्षा विभाग के साथ काम करता है। उसमें जो है जो सबसे छोटी कड़ी है वो है जन शिक्षक, उसके बाद BSc जिसको कि ब्लॉक एकेडमिक कोऑर्डिनेटर बोला जाता है, फिर BRC है, विकास खंड स्रोत समन्वयक होता है। इसके बाद जिले का पद है, इसमें APC DPC रहते हैं। और दूसरी तरफ हमारे जो है शिक्षा विभाग उसमें जिले में हमारे जो ये होते हैं वो जिला शिक्षा अधिकारी, जिनको DO बोला जाता है। उसके बाद ब्लॉक पर ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर होते हैं, जो ब्लॉक में अपने स्कूलों की मॉनिटरिंग करते हैं। उनके बाद संकुल प्राचार्य। तो इस तरह से बड़ी जुड़ी हुई हैं। इन सब का उद्देश्य ये है कि हमारे विद्यालय बेहतर चलें, बच्चों का शैक्षणिक स्तर सुधरे, जो कमी है उसकी रिपोर्टिंग वरिष्ठ कार्यालय को करें, जिससे कि उसकी कमी की पूर्ति की जा सके। बच्चों में सर एक कॉमन प्रॉब्लम देखी जाती है कि एक बच्चा 3 घंटा पढ़ता है और एक बच्चा आधा घंटा पढ़ता है, और जो 3 घंटा पढ़ता है वो बच्चा रिजल्ट नहीं दे पाता, और आधे घंटे पढ़कर एक बच्चा रिजल्ट दे जाता है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं एक क्लास में 45 बच्चे 35 बच्चों को पढ़ा, 45-35 बच्चे जो भी पढ़ रहे हैं उस क्लास में पढ़ाने वाला कौन? मैं अकेला। अब उनके जो नंबर आते हैं वो सबके अलग अलग। तो इसके पीछे रीजन सिर्फ इतना है कि जिस समय मैं उससे क्लास में पढ़ा रहा था, किस बच्चे ने टीचर की बात को ध्यान से सुना और समझा। 45 में से कुछ बच्चे ऐसे आपस में बात करते रहते हैं, कुछ बच्चे बैग में कुछ कर रहे हैं, कोई दूसरे को डिस्टर्ब कर रहा है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको किसी से कोई मतलब नहीं, वो टीचर की तरफ ध्यान देते हैं और उन्हीं बच्चों के बेहतर नंबर आते हैं। इसी तरह घर पर स्टडी करता है बच्चा, 3 घंटे पढ़ रहा है, कोई 4 घंटे, कोई 6 घंटे, कोई 8 घंटे, ये घंटे मायने नहीं रखते। आपने जितनी समय पढ़ाई की थी उस समय आपका ध्यान सिर्फ पढ़ाई पर था, वो मायने रखता है। आपने 3 घंटे पढ़ाई की और आपने 10 मिनट केवल किताब में दिए,
बात के जो अपना मस्तिष्क और मन ऐसे होते हैं जो चंचल होते हैं। चंचल। मैं यहाँ बैठा हूँ, 2 सेकंड नहीं लगेंगे मैं मुंबई पहुंच, मेरा दिमाग पहुंच गया माने मैं पहुंच गया, फिजिकली नहीं पूछ रहे, मानसिक रूप से तो पहुंच गया ना। मैं वहाँ के चीजें देखने लगा, मैं शिवपुरी के देखने लगा, साहब नेशनल पार्क कितना अच्छा बना हुआ है ये और वो। तो ये डिपेंड करता है कि हम जिस समय पढ़ रहे हैं उस समय एकाग्रचित है या नहीं। तो ये इस बात पर निर्भर करेगा कि 3 घंटे वाले के ही नंबर ज्यादा आएंगे कि आधा घंटे वाले के ज्यादा आएंगे। ये उन बच्चों की उस समय जब स्टडी कर रहे थे मानसिक स्थिति क्या थी उस पर निर्भर करता है। फोकस सीधा पढ़ाई पड़ता है कहीं से। सर, आपकी इस पोलाइटनेस, इस स्माइल, इस विनम्रता का क्या राज है? ये सबसे पहले तो मैं बताऊं कि मेरे परिवार के जो संस्कार हैं, मेरे परिवार का माहौल ऐसा रहा है कि जिसमें कभी ऐसा लगते नहीं कि हम किसी बात को लेकर के झगड़ा करते हो या दुखी होते हो। हमेशा सब लोग प्रसन्न रहते हैं। और वहीं से माता पिता के जो दिए गए संस्कार हैं उनसे मुझे सीखने को मिला कि आप किसी की मदद करिए, और जब किसी की मदद करोगे तो आपके चेहरे पर मुस्कान अपने आप बनेगी। तो मैं हमेशा सकारात्मक रहता हूँ, और जहाँ मुझे महसूस होता है कि कोई व्यक्ति की मैं कुछ मदद कर सकता हूँ तो उसके लिए मैं मदद करने के लिए तैयार। और वही उन लोगों की दुआएं होती हैं जो आपको खुशी प्रदान करेंगी, मुस्कान प्रदान करेंगी और कार्य करने की ऊर्जा प्रदान। मस्त रहो, खुश रहो, ये सोच जीवन में कैसे आई? देखिए क्या है कि खुश रहने का तरीका यही है कि आप किसी भी काम को बोझ मत मानो। अगर आपने काम को बोझ माना तो आप निश्चित रूप से असहाय महसूस करोगे, तो ना तो मस्त रह पाओगे ना खुश रह पाओगे। अपने काम को खुशी के साथ स्वीकार करें, खुशी के साथ करें, निश्चित रूप से आप मस्त भी रहेंगे और खुश भी। जो आपको ईश्वर ने एक मानव बनाया है, और तो आप मानव होते हुए अगर जन कल्याणकारी कार्यों में रुचि नहीं लेंगे, लोगों की मदद नहीं करेंगे, ठीक है, लोगों के सुख दुख में शामिल नहीं होंगे, तो फिर आपका होना कोई मतलब नहीं रखता। सर, हमने काफ़ी सुना है आपको गाना गाना, कविताएं लिखना, ये सब आपको बहुत पसंद है। हाँ, मुझे थोड़ा सा शुरू से शौक रहा है कि मैं छोटे में था तो मेरे एक भाई साहब थे, उनके पास रेडियो था, तो वो रेडियो सुनते थे तो मुझे भी सुनने का शौक था। उनके साथ में बैठ के सुनता था। उसमें जो है उस समय एक क्या कहना चाहिए, समाचार आते थे, क्रिकेट की कमेंट्री आती थी, और रात को एक जयमाला के नाम से कार्यक्रम आता था, उसमें बड़े अच्छे गाने आते, तो मैं उनके साथ बैठ के सुनता था। उस समय से ही मुझे थोड़ा सा सुन के कभी कभी गाने का भी शौक हो जाता है। और कोई पसंदीदा गाना आप हमारे दर्शकों को सुनाना चाहते? तो मेरी पसंद का अगर मुझसे कोई पूछता है तो सिर्फ एक गाना, मैंने आपको बताया मेरे जीवन में दोस्तों का सबसे बड़ा महत्व है, तो मैं एक गाने को हमेशा अपने ध्यान में रखता हूँ और वो हमेशा मुझे प्रसन्नता प्रदान करता है। सुनाना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल सुना सकता हूँ उसकी। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। और एक कविता तो देखिए क्या है कि मैं थोड़ा सा जब से समझदार सा हुआ तो मुझे सही पूछो तो आज भी 2 लोगों को सुनना बड़ा अच्छा लगता है। एक हमारे देश के महान नायक हुए अमिताभ बच्चन जी, और एक दूसरे एक महान, इन्होंने मतलब उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में काम किया, उनसे मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है, मिस्टर कुमार विश्वास। वो शिक्षक भी, वो कवि भी हैं, वो राजनेता भी रहे, और आज विश्व में ऐसा कोई देश नहीं होगा जहाँ कुमार विश्वास को नहीं जाना। इसी तरह विश्व में ऐसा कोई देश नहीं हुआ जहाँ अमिताभ बच्चन, और अमिताभ बच्चन की जो भाषा है, जो बोलने का तरीका है, वो मुझे बहुत प्रभावित। एक पसंदीदा पर्सन जिसे आपने अपना आइडियल मान रखा है? देखो मैं आपको बता दूं, मैं बचपन से
मेरे एक दोस्त है शिव कुमार श्रीवास्तव, तो मैं उनके साथ पढ़ा हूँ, नौकरी में एक साथ आए हैं, सीएससी भी हम साथ साथ रहे थे, और आज नौकरी भी एक जगह कर रहे हैं, मतलब पौरी में कर रहे हैं। वो कन्या विद्यालय में पदस्थ है और मैं संकुल पौरी के अंदर पदस्थ हूँ। तो वो व्यक्ति हमेशा मेरे साथ रहता है, और ये मान लीजिए कि वही मेरे आइडियल। इस जर्नी में आपका साथ बखूबी निभाया है। बिल्कुल 24 घंटे हम फिजिकली साथ रहें, मानसिक रूप से साथ रहें, लेकिन रहते साथ। ऐसा कोई दिन नहीं होता जिस दिन हमारी बात ना हो या हमारी मुलाकात। पसंदीदा बुक जो आप अक्सर पढ़ना पसंद करते? तो पसंद वैसे तो मेरा, मैं आपको बता दूं, मैथमेटिक्स फेवरेट सब्जेक्ट रहा है शुरू से। मैं 2 विषय मुझे अच्छे लगे, बचपन से ही मेरा उनमें अच्छे मार्क्स भी आते रहे, वो थे अंग्रेजी और गणित। तो थोड़ा सा मैथ के प्रति मेरा रुझान अच्छा रहा। मेरे घर वाले चाहते थे कि बायोलॉजी ले लो और डॉक्टरी के लिए प्रयास कर लेना, लेकिन मेरी इच्छा नहीं थी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा प्रैक्टिकल के टाइम पर 1-2 बार मैंने जब किए तो मेढक काटना मुझे थोड़ा सा अंदर से अच्छा नहीं लगा। तो मेरा मन बायोलॉजी से थोड़ा सा वैसा हो गया, तो मैंने जो है मैथमेटिक्स को चॉइस किया, तो इसलिए मेरा मैथमेटिक्स फेवरेट सब्जेक्ट रहा। और मैं आज भी, मेरा सबसे अगर फेवरेट सब्जेक्ट की कोई बात करता है तो मैथ। इसके अलावा तो अन्य चीज़ें काफ़ी कुछ पढ़ने को किताबें मिलती हैं। मैं रामायण डेली पढ़ता हूँ। रामायण तो ये मान लीजिए कि जिस दिन की शुरुआत मेरी उस किताब से हुई, और समय समय पर जो किताबें मार्केट में आती हैं उनको पढ़ते रहते हैं। अभी आपके बैराड़ क्षेत्र से ये नीतीश राठौर जी जो आपकी टीम में शामिल है, उन्होंने भी एक किताब लिखी है मौन की नदी, जो मुझे अभी पैराडाइज स्कूल के कार्यक्रम में जब मैं शामिल हुआ था उस दिन गिफ्ट की थी। फिर मैंने उस किताब को थोड़ा, क्योंकि मेरे पास समय का अभाव है, मैं अभी उसको पूरी तरह नहीं पढ़ पाया, लेकिन जितना पढ़ा उसमें पढ़ करके मुझे अच्छा लगा। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने कम उम्र में इतने अच्छे शब्द उसमें समाहित किए और लोगों की भावनाओं को समझ करके इस किताब। 13 अगस्त 2024 उसी स्कूल के संकुल प्राचार्य बनना जिसमें आप पढ़े, ये तकदीर है या मेहनत? देखो, तकदीर तो ऊपर वाला बनाता ही है, लेकिन बिना मेहनत के कभी कुछ हो। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं मेरे परिवार के सपोर्ट से यहाँ तक आया हूँ। मेरे पिताजी का जो सपना था उसको हमेशा अपने सामने रखता हूँ। मेरे भाइयों का जो मुझे स्नेह मिलता है, मार्गदर्शन मिलता है। मेरे सबसे बड़े भाई टीचर हैं, रिटायर हो गए वो। उन्होंने अपने साथ रख करके मुझे पढ़ाया। वो रोटी बनाते थे, हम स्कूल कोचिंग जाते। उनकी देन है आज यहाँ तक पढ़ लिख करके यहाँ तक आ गए। इसके अलावा जो समाज में मुझे काम करने का अवसर मिलता है, वो मेरे एक दूसरे भाई हैं जो राजनीतिक रूप में अपना रुचि रखते हैं, गांव में सरपंच भी रहे। तो उनको देख करके, क्योंकि वो बहुत समाज सेवा में ज़्यादा रहते थे, हर व्यक्ति के यहाँ सुख दुख में जाना, तो उनको देखकर भी मुझे प्रेरणा मिली कि ये हर व्यक्ति के सुख दुख में शामिल होते हैं, तो इसी तरह मुझे भी होना चाहिए। तो मैंने वो प्रयास किया। अगस्त 2024 में हमारा प्रमोशन होकर के मुझे उत्कृष्ट विद्यालय पौरी मिला। वो दिन मेरे लिए बिल्कुल सौभाग्यशाली था। मेरे जीवन का मानता हूँ मैं सबसे बड़ा दिन, क्योंकि जिस स्कूल में मैंने पढ़ाई की उस स्कूल में मैं एज ए प्रिंसिपल काम कर, तो इससे ज़्यादा मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता कि मैं उस विद्यालय को, बीच का जो कार्यकाल उस विद्यालय का रहा, वहाँ की स्थिति, लोगों के दिमाग में वो स्कूल की छवि बिल्कुल खराब बन चुकी थी और स्कूल भी थोड़ा पहले जैसा नहीं रहा। तो मुझे खुशी हुई कि अब मैं आ गया, इस विद्यालय को मैं अच्छा करके रहूँगा। ये मैंने उसी दिन प्रण कर लिया था और मैं लगातार इस बात के लिए प्रयास करता हूँ कि एक दिन वो विद्यालय पौरी का उत्कृष्ट विद्यालय है, उत्कृष्ट होना चाहिए। इसके लिए मैं लगातार प्रयास करता हूँ। तो मुझे सौभाग्यशाली मानता हूँ अपने आप को कि जिस विद्यालय में पढ़ाई की, इसी विद्यालय में एज ए टीचर, एज ए प्रिंसिपल काम कर। आज सरकारी शिक्षा की सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या जो हम लोग फेस कर रहे हैं वो है स्टूडेंट्स की उपस्थिति। पालक या तो थोड़ा सा समझदार नहीं है, या वो इतना बिजी रहता है कि वो देख नहीं पाता। क्योंकि गांव में मैंने देखा है
कि पालक सुबह ही अपने खेत पर काम करने चला जाता, हाँ। या शहर में देखें तो अपनी दुकान पर चला गया, नौकरी वाला नौकरी पर चला गया। अब वो ये नहीं देख पा रहा कि उसका बच्चा स्कूल गया है कि नहीं गया। बच्चा घर से कह के निकलता है कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, और वो उसने 2-4 दोस्त इकट्ठे किए, वो स्कूल नहीं गए, वो कहीं दूसरी जगह घूमने चले जाते हैं। तो मेन चीज हमारे सभी टीचर्स के सामने ये आती है कि बच्चों की उपस्थिति कैसे बढ़े। इसके लिए हम बार बार प्रयास भी करते हैं, टीचर्स को फोन करते हैं, मैं अपने स्टाफ के साथ बैठ करके फोन करवाता हूँ। जहाँ बच्चा मिल जाता है, अभी कल ही की घटना है, कल जब मैं सीएम राइज स्कूल आया था, थोड़ा सा अपने विद्यालय से सीएम राइज गया, वहां से निकल के वापस जब मैं सीएम राइज से विद्यालय गया तो वहां जाके पता चला कि 4-5 बच्चे बैग लेके बिना बताए चले। तो मैंने हमारे एक साथी शिक्षक के साथ जा करके उन्हें चलो उनको रास्ते में पकड़ते हैं। जब मैं रास्ते में गया तो वो मुझे मिल भी गए। 5 बच्चे थे, 2 बच्चे एक जगह मिले, एक जगह मिला और 2 एक जगह। इस तरह से वो 3 जगह हमें मिले। तो जो 2 एक जगह मिले उनको वापस करके गए, नहीं चलो स्कूल चल, वापस चलो, अभी छुट्टी नहीं। एक मिला उसको वापस किया। जब 2 को और बुलाने गए तो उनको भी लाए, लेकिन जो पहले 3 मिल चुके थे वो वहां से तो लौट दिए, लेकिन वो दूसरी रास्ता से घूम करके फिर चले गए, यानी स्कूल तक नहीं। तो इस तरह की चीजें हमें फेस करनी पड़ती हैं। थोड़ा सा अगर पेरेंट्स का सहयोग मिल जाए तो मैं कहता हूँ सिस्टम बहुत अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। और निश्चित रूप से हर विद्यालय में पढ़ाई अच्छी होती है, योग्य टीचर हैं सभी। आजकल तो तुमने देखा होगा टेट की परीक्षा देके टीचर आ रहे हैं, तो सभी योग्य टीचर हैं। निश्चित रूप से उनके पास इतनी योग्यता है कि आपके बच्चों का बेहतर भविष्य बना सकते हैं। सर, अगर आपको पूरे जिले की शिक्षा बदलने का मौका मिले तो पहला फैसला क्या होगा? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि एक दिन में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हो सकता, छोटे छोटे प्रयास करने पड़ते हैं, तब जाके एक बड़ा परिवर्तन आता है। तो अगर पहले फैसले की बात हो तो मैं तो यही कहूँगा कि कुछ सरकार ऐसा नियम लाए कि पेरेंट्स बच्चों को स्कूल भेजने के लिए मजबूर। जब तक बच्चा स्कूल नहीं आएगा तो शिक्षा में परिवर्तन नहीं हो सकता। तो ऐसा कोई जो है नियम सरकार लाती है कि अगर आपके बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं तो आपको ये सुविधा बंद करें। अगर आप जिला कलेक्टर बन जाते तो क्या इतने बच्चों की जिंदगी बदल पाती? कलेक्टर बनने का सपना तो मेरा पहले ही खत्म हो गया। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि अगर बन जाता तो निश्चित रूप से, जैसे टीचर बन के हम एक विद्यालय में एक क्षेत्र में काम करते हैं, लेकिन कलेक्टर बहुत बड़ी दायित्व वाली पोस्ट होती है, तो हम पूरे जिले में वही काम करते। प्रत्येक स्कूल को सुधारने के लिए, प्रत्येक स्कूल की व्यवस्थाओं को बदलने के लिए, सरकार की योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन कराने के लिए प्रयास करते और उस जिले की शैक्षणिक स्तर को सुधारने का। क्या सक्सेस पद से आती है या प्रभाव से? और एक सफल इंसान की आपकी नजरों में क्या पहचान है? देखो, मैं एक बात मानता हूँ कि सक्सेस ना तो पद से आती है ना प्रभाव से आती है। सक्सेस मिलती है व्यक्ति की मेहनत से। अगर व्यक्ति मेहनत करता है, ईमानदारी के साथ चलता है, तो निश्चित रूप से एक दिन सफलता मिलेगी। और सफल व्यक्ति वही है मेरी नज़र में कि उसको मिल करके, उससे मिल करके अगर लोग खुश हो जाएं सिर्फ। अगर कोई व्यक्ति आपसे मिला और आप उससे मिल करके उसका मन प्रसन्न हो गया तो आप अपने आप को सफल मान लीजिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप सिर्फ पॉपुलर हो सकते हैं, पैसे वाले हो सकते हैं, सफल नहीं हो सकते। मतलब एक अच्छा इंसान बनना कंपलसरी है, ये बहुत जरूरी है। सर, आज का युवा कहता है कि सरकारी सिस्टम खराब है, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखो, सरकारी सिस्टम खराब नहीं है। आज की जो युवा पीढ़ी है वो शॉर्टकट चाहती है। शॉर्टकट, उनको कम समय में बहुत बड़ी उपलब्धि चाहिए। मैं कहता हूं कि आप प्रयासरत रहिए, समय ज्यादा लग जाए कोई बात नहीं है, लेकिन आपका प्रयास निरर्थक नहीं जाएगा। एक ना एक दिन आपको सफलता मिलेगी और निश्चित रूप से आप जिस उद्देश्य के लिए काम करेंगे वो आपको प्राप्त होगा। क्या आज भी एक गरीब किसान का बच्चा सिर्फ शिक्षा से ऊपर उठ सकता है? हाँ, देखिए, बेहतर मैंने ऐसे उदाहरण देखे हैं जो
मतलब बिल्कुल गरीब किसान है, माता पिता बिल्कुल पढ़े नहीं है। मैं आपको एक स्वामी विवेकानंद स्कूल का ही एक उदाहरण देता हूँ। हमारे यहाँ एक प्रकार के पेरेंट्स हैं, उनके 3 बच्चे किसान हैं, उनके पास मुश्किल से 6-7-8 बीघा जमीन है। वो दोनों माँ बाप बिल्कुल पढ़े नहीं। उनके 3 बच्चे हैं, तीनों बच्चे स्वामी विवेकानंद स्कूल पौड़ी में पढ़े। तो समय समय पर मुझसे भी मार्गदर्शन वो लेते रहते थे। उनमें से 2 बच्चे अभी सरकारी जॉब प्राप्त कर चुके हैं। एक इंडियन एयरफोर्स में कर रहा है, दूसरा उसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जॉब कर रहा है। तो 2 बच्चों ने जॉब प्राप्त कर ली। तीसरी उनकी बेटी है जो अभी सरकारी जो डाइट है शिवपुरी का, उससे डीएड कर रही है। तो निश्चित रूप से मैं मानता हूँ कि उसने जो है अच्छा प्रयास किया, तो वो भी टीचर बन जाएगी। डीएड के बाद जब वो पात्रता परीक्षा देगी, तो मुझे भरोसा है कि वो शिक्षक बनेगी। तो अब आप देखिए कि वो किसान, तो उनके परिवार में जो परिवर्तन आया वो कहाँ से आया? वो शिक्षा से आया। मैं अपने परिवार की बात करूं तो मेरे पिताजी और चाचा जी बिल्कुल किसान थे, और आज की डेट में हम बात करें हमारे परिवार की, तो मेरे परिवार में मेरे भाई जो रिटायर हो गए वो टीचर, उनसे छोटे हैं वो टीचर हैं, मैं टीचर हूँ। तो हम 3 टीचर हैं। इसके अलावा एक जो है चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, हमारी बहू जो है टीचर है, वो फिजिक्स से एमएससी करके जो है वो भी अपना एक अलग विद्यालय चलाते हैं। यानी इसी क्षेत्र में उन्होंने भी अपना स्टेबल स्कूल के रूप में अपना काम जमा कर किया है। 2 भतीजे हैं, वो स्टेनोग्राफर है एसडीएम कोर्ट में। मेरा एक भैया और है, वो सेक्रेटरी है। तो यानी टोटल परिवार में जो परिवर्तन आया वो कहाँ से आया? शिक्षा। इसलिए किसी भी किसान के घर में अगर कोई बड़ा परिवर्तन लाना है तो उसे अपने परिवार को पढ़ाना होगा और अपने बच्चों को शिक्षित करना होगा, तभी आप परिवर्तन ला सकते। तब आने वाले 5 या 10 सालों में आप अपने स्कूल की शिक्षा को कहाँ देखना चाहते हैं? देखो, स्कूल का तो मैं आपको बता दूं, हमेशा उद्देश्य जो होता है उस स्कूल के बच्चे देश के लिए ऐसा काम करें जिससे इस देश का नाम रोशन हो, उनके परिवार का, उनके क्षेत्र का। और इन चीज़ों का जब नाम होता है तो उस स्कूल का नाम आपके साथ। सर, बच्चों के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण जो शिक्षक रहता है वो कौन है? देखो, मैं आपको बता दूं, अगर हम बच्चे के शिक्षक की बात करें तो बच्चे का जो शिक्षक है ना, वो प्रथम शिक्षक है उसकी माँ उसकी प्रथम गुरु मानी जाती है। उसके बाद जब वो स्कूल ज्वाइन करता है तब दूसरे टीचर्स उसकी लाइफ में आते हैं। तो मेरा जहाँ तक मानना है कि मैं अपने व्यक्तिगत जीवन में मेरे को जो संस्कार दिए हैं उसमें मेरी माँ ने जो संस्कार दिए हैं मैं उसी से आगे बढ़ रहा हूँ। उन्होंने जो संस्कार दिए उन्हीं को मानते हुए मैं पढ़ाई की, उन्हीं को मानते हुए फिर जो है टीचिंग लाइन में आए, तो उनको मान कर के आगे काम कर रहे हैं। तो जो माँ की महत्वपूर्ण जो भूमिका है जीवन में, उसका कोई दूसरा विकल्प ही नहीं। माँ जैसा कोई दूसरा नहीं, उसका विकल्प हो ही नहीं सकता जीवन में। इसलिए बस सबसे पहला गुरु टीचर होती है माँ। और मैं अपने माता पिता दोनों को, आपने देखा होगा मेरे कमरे में ये तस्वीर भी लगी हुई है। तो ये जीवन के तो ऐसे महत्वपूर्ण क्या कहें, व्यक्ति कहें या भगवान कहें हम, तो कि हमारे ईश्वर को तो हमने देखा नहीं आंखों से, नहीं देखा, तुमने भी नहीं देखा, किसी ने अपनी आंखों से ईश्वर को नहीं देखा। लेकिन यही हमारे लिए ईश्वर है जिन्होंने हमें अच्छे संस्कार दिए, अच्छी शिक्षा दी और इस काबिल बना दिया कि हम लोगों के बीच में ससम्मान बैठते हैं, उठते हैं, जाते हैं। और वही संस्कार आज आपके काम। बिल्कुल। मेरी माँ, थोड़ा सा बताना चाहूँगा मैं, माँ भी कृषक थी। यहीं पास में एक गांव पिपरगार गांव, मेरे मामा जी हैं, तो पिपरगार के रहने वाले। उन्होंने भी शुरू से खेती को देखा, खेती में अपना पूरा योगदान दिया, खुद भी खेती करती थी, साथ में मजदूरों के साथ कराती भी थी। कुछ समय बाद सरकार की ये योजना जो आई थी महिला बाल विकास में, उसमें उन्होंने एक आंगनबाड़ी सहायिका के रूप में सेवा भी दी। और उससे जो उनको थोड़ी सी तनख्वाह मिलती, उस तनख्वाह में से कुछ ना कुछ पैसा वो मेरे लिए जरूर देती, क्योंकि मैं उस टाइम जो शिवपुरी रहता था वो पढ़ने जाता था।
तो उनके मन में ये तो आता था कि घर वाले जो दे रहे हैं वो तो दे ही रहे हैं, लेकिन मैं अलग से कुछ दे दूं, ये कुछ खा पी ले। तो हमेशा मतलब बच्चे के बारे में, उसके स्वास्थ्य के बारे में हमेशा चिंतित रहती है, तो वो सिर्फ माँ। और माँ ऐसा भी बोलते हैं कि छोटे बच्चे से माँ का लगाव ज्यादा रहता है। हाँ देखो, बच्चे से मैं आपको बता दूं, हमारे दो पेरेंट्स, माता और पिता जो होते हैं ना, तो जो माँ का जुड़ाव होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। मतलब हमेशा बच्चा, अगर यहाँ माता और पिता बैठे हुए हैं और बच्चा बाहर से आ रहा है, तो मैं जहाँ तक मानता हूँ कि बच्चा सबसे पहले माँ के पास जाए। माँ के पास। कारण क्या है कि बच्चे, माँ घर में रहती है, हमेशा बच्चे के साथ रहती है, इसलिए उसका जुड़ाव बढ़ जाता है और वो हमेशा प्रेम से अपने बच्चों को रखती है। पेरेंट्स बच्चों को कुछ बाहर का जब काम देखता है, क्योंकि हमारे यहाँ वो थोड़ी सी प्राचीन परंपरा चली आ रही है कि महिला घर पर काम करती हैं और पुरुष बाहर काम करते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे खत्म हो रही है। लेकिन उस समय से ऐसा है कि जब महिला घर पर है, पुरुष घर से बाहर जा रहा है काम करने के लिए, तो वो बाहर की दुनिया को कौन देख रहा है? पिता देख रहा है। और जो पिता देख रहा है उसे पता है कि मैं अपने बच्चे के लिए किस तरह से क्या करूंगा और बच्चा क्या करेगा। इसके लिए वो कभी कभी बच्चों को डांट भी पड़ जाती है, क्योंकि वो काम करते हैं एक कुमार के समान। एक आपने किताब में पढ़ा होगा कि गुरु कुमार है, शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काड़े कोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर मारे। तो ऐसे पिता का रोल है। जैसे कुमार घड़े को बनाने के लिए अंदर तो हाथ लगाता है, बाहर से उस पर चोट मारता है, तो वो चोट इसलिए नहीं मान रहा कि एक मिट्टी टूट जाए, फट जाए, बल्कि उसका अच्छा रूप तैयार करने के लिए बन। तो इसी तरह पिता भी डांटे, फटकारे, पिटाई करे, उसका पूरा अधिकार है। कोई भी हो, आपकी उम्र कितनी है? मान लीजिए 20 साल है। आपके पिता की उम्र कितनी है? मान लीजिए आज की डेट में 45 साल। तो आपके बीच का जो डिफरेंस है 25 साल का, आपकी उम्र बढ़े, आपके पिताजी की बढ़ रही है, तो ये डिफरेंस कभी खत्म थोड़ी होगा। नहीं। तो जो डिफरेंस है उम्र का वो हमेशा बना रहेगा। तो उनके पास जो अनुभव है वो आपके पास नहीं। तो इसी तरह हर पिता के पास मतलब पिछले जो हमसे उम्र में ज्यादा, जितनी उम्र के ज्यादा है, उतनी साल के अनुभव ज्यादा होते हैं। तो वो उन अनुभवों के साथ अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार दे करके आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो इसलिए वो स्थिति पैदा होती है जैसे कि वो कुमार की घड़े के साथ। तो इस 2 लाइन माँ के लिए। माँ के लिए तो लाइन ही क्या लगानी, जिस माँ ने खुद को लिखा है उसके लिए क्या लाइन लिखेंगे। बाकी मैं तो यही कहूँगा, माँ ही मंदिर, माँ ही पूजा, माँ से बढ़कर ना कोई। एक मैसेज जो आप बच्चों को देना चाहते हैं और एक कविता जो हम सुनना चाहते हैं आपके साथ। मेरा बच्चों के लिए तो सिर्फ यही संदेश है कि आप जीवन में अगर कुछ अच्छा प्राप्त करना चाहते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि हर व्यक्ति अच्छा प्राप्त करने की चेष्टा रखता है, तो फिर उसे बिल्कुल ईमानदारी के साथ मेहनत करनी होगी और पढ़ लिख करके एक बेहतर काम करना होगा। और वो ऐसा काम हो जिससे आपका मान बढ़े, आपके परिवार का मान बढ़े, इस देश का मान बढ़े। पढ़ लिख करके ये जरूरी नहीं कि आप एक सरकारी नौकरी प्राप्त। अगर सरकारी नौकरी प्राप्त की बात होती तो लिमिट में रहते आदमी, कहाँ से इस देश में प्रधानमंत्री बनते, कहाँ से इस देश के जो है पत्रकार आते, कहाँ से वैज्ञानिक आते। तो ये शासकीय अगर नौकरी की बात है तो नौकरी तो छोटा काम है, इससे और कई बड़े काम हैं जो आप कर सकते हैं। आपको सिर्फ अपने प्रयास करने। तो ये मेरा बच्चों को संदेश है कि पढ़ लिख करके बहुत ऊंचाइयों तक जाएं, जिससे आप इस देश का नाम रोशन करें। एक हमारे देश के लिए बहुत बड़े गर्व की बात है कि हम स्वामी विवेकानंद जी को, जिन्होंने मतलब एक छोटी सी उम्र में इस भारत देश का नाम पूरे विश्व पटल पर जो है, शिक्षा का प्रभाव था। एक कविता जो आप बोलना चाहें। कविता मैं हमेशा, देखिए मैं सोशल साइट पे भी आपने देखा होगा, मैं लगातार जो है एक्टिव रहता हूँ। मैं कभी नकारात्मक विचार भी नहीं लिखता। मैक्सिमम प्रयास शिक्षा के ऊपर लिखता हूँ, तो शिक्षा के विचार लिखता हूँ या मोटिवेशन के ऊपर लिखता हूँ। मुझे मतलब इंस्पायर करना किसी को अच्छा लगता है कि कोई किसी से प्रेरित होकर के, मैं 365 दिन पर डे एक मैसेज डालता हूँ विचार का। 365 दिन में से अगर किसी व्यक्ति ने 365 मैसेज में से अगर एक दिन का भी एक्सेप्ट कर लिया तो वो दिन मेरे लिए सार्थक है। तो मैं हमेशा पॉजिटिव चीज ही रखता हूँ
और अगर आप कविता की बात करते हैं तो मुझे हरिवंश राय बच्चन जी की जो एक कविता है वो हमेशा याद रहती है, और मैं उसको जहाँ भी मुझे अवसर मिलता है बच्चों के बीच में या किसी के बीच में तो मैं उसे लोगों के बीच में रखता हूँ। और उसकी 2 पंक्तियाँ मैं आपको सुना देता हूँ कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। तो मैं इसलिए हमेशा कोशिश करता रहता हूँ, और आप भी कोशिश करिए। मैं भी चाहता हूँ कि आपने जिस क्षेत्र में ये शुरुआत की है आप भी इसमें बहुत आगे जाएं और अपना नाम रोशन करें, और लोगों के बीच में अपनी बात रखें और उनकी बात को अन्य लोगों तक पहुंचाने का काम करें। धन्यवाद। तो दोस्तों, आज आपने सिर्फ एक कहानी नहीं सुनी, आपने सुना कि संघर्ष किस तरह एक आदमी को मजबूत बना सकता है। एक किसान परिवार का बेटा जो पीसीएस नहीं बन सका लेकिन सैकड़ों बच्चों का भविष्य बनाया है। 2001 से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में प्रयास किए और क्षेत्र में शिक्षा का प्रकाश फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। भरत से मिलकर यह सीखने को मिलता है कि पद छोटा हो या बड़ा, अगर आपके होने से किसी भी व्यक्ति की जिंदगी बदलती है तो आप सफल इंसान हो। मैं हूं कार्तिक झा और आप सुन रहे थे एक ऐसी कहानी जिसे सुना नहीं जा सकता, महसूस किया जा सकता है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए मस्त रहो, खुश रहो और संघर्ष करते रहो, क्योंकि संघर्ष ही एक जीवन है। जय हिंद।